हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस लेक्चर में हम 19 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा उत्साह पटनायक को। दोस्तों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखिका हैं उत्साह पटनायक, तो उन्हें 2023 का मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, ये जो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार है, ये इंडिया में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने के लिए दिया जाता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार एक अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक मैल्कम एस आदिसेसिया के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 2022 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रभात पटनायक को। दोस्तों, 2022 में प्रभात पटनायक और 2023 में उत्साह पटनायक को दिया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? कुमार मंगलम बिरला को। नीलेश सांवरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट पुरस्कार जीता है। डॉक्टर नित्या अब्राहम को 2023 का युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो टेक्सास विश्वविद्यालय है, ये अमेरिका में है। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा लुइस कैफरेली ने 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है। और एबेल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 19 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को। तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है जो अभी हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ओल्किलुओटो 3। तो दोस्तों, ओल्किलुओटो 3 परमाणु रिएक्टर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर बन चुका है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट की। दोस्तों, अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड में 4 परमाणु रिएक्टर हैं जो कि फिनलैंड की बिजली का लगभग 30% प्रदान करते हैं। यानी फिनलैंड में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसमें 30% बिजली परमाणु रिएक्टर से प्राप्त होती है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन और अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य भी बन गया है। दोस्तों, जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, वह दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वह 34 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। दोस्तों, उनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक। यहां पर आप फिनलैंड की लोकेशन देखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप है और दोस्तों ये हेलेंस्की है कैपिटल फिनलैंड की। और इसके अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा स्वीडन से और रसिया से लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है विरासत परिवर्तन। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी डे की आप थीम जरूर नोट करा करिएगा। सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को
और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और एक मिश्रित विरासत स्थल है। भारत में सबसे पहले एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगर हम अभी हाल ही की बात करें तो 2021 में भारत का 39वां विश्व धरोहर विरासत स्थल जो घोषित किया गया था वो किया गया था कालेश्वर या रामाप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, और 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था हड़प्पा सभ्यता के समय का शहर धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये भी 2021 में ही घोषित किया गया था। दोस्तों, अब हम भारत में स्थित कुछ प्रमुख विश्व विरासत स्थल डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हाल ही के समय में घोषित किए गए हैं। तो पहला है रानी की बाव या रानी की बावड़ी, ये गुजरात में है और इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों, रानी की बाव को आपने देखा होगा 100 रुपए के नोट में। 100 रुपए के नोट में जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो उसमें रानी की बाव देखी जा सकती है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश को 2014 में, खांगचेजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, इसे 2016 में, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल जो कि बिहार में है, इसे 2016 में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में है, इसे 2017 में, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 2018 में, जयपुर शहर जो कि राजस्थान में है, इसे 2019 में, कालेश्वर या रामाप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे 2021 में, और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हाल ही में युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ना और उनकी पहचान करना। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख पोर्टल और ऐप डिस्कस करते हैं, जैसे स्वास्थ्य ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग ऐप अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, AIS ऐप आयकर विभाग के द्वारा, संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा, प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा, ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्रिक पे ऐप असनीर ग्रोवर के द्वारा लॉन्च किया गया है और खनन प्रहरी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितना राजस्व एकत्रित किया है? यानी दोस्तों, जो रेलवे है उसने 2022-23 में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ का। दोस्तों, रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व यानी रेवेन्यू अर्जित किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 49,000 करोड़ अधिक है, यानी 25% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 25% अधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है रेलवे को। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच अभी हाल ही में भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया है देश को। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या बैंकिंग का या किसी स्टेट का, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है
आप ज्वाइन करिएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई में लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक ने खुद ग्राहकों का स्वागत किया है। मुंबई के बाद कंपनी दिल्ली में भी अपना रिटेल आउटलेट खोलने जा रही है। और अगर हम एप्पल के पहले स्टोर की बात करें तो पहला एप्पल स्टोर 2001 में मैकलेन वर्जीनिया में टायसन कॉर्नर और कैलिफोर्निया में ग्लैंडेल गैलेरिया में खोला गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है नित्या श्रेय सुमथी ने। किसने जीता है दोस्तों? नित्या श्रेय सुमथी ने। तो भारत की नित्या श्रेय सुमथी सेवन ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये आप नित्या को देख सकते हैं। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने भी युगल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। दोस्तों, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो हर साल ब्राजील में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। कल भी हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस किया हुआ था, तो उससे कुछ अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखिएगा, यह एक क्रिकेटर थे। एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। कार्लोस अल्काराज ने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। रविचंद्रन अश्विन सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। हॉकी विश्व कप 2023 की अगर हम बात करें तो फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हरा करके खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों, ये जो ओरियन युद्ध अभ्यास है या ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये फ्रांस में हो रही है और इसकी मेजबानी फ्रांस ही कर रहा है। दोस्तों, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन 18 अप्रैल 2023 को फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस में शुरू हुआ है। इसमें भारत, फ्रांस और अमेरिका के अलावा कई देश शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास में भारत की तरफ से राफेल विमान भी शामिल किया गया है, जिसको हमने दोस्तों करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ था। फ्रांस के बारे में बात करें तो कैपिटल है पेरिस और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस की लोकेशन आप देखिएगा, ये है यूरोप महाद्वीप और ये पेरिस जो है इसकी कैपिटल है। और फ्रांस के पड़ोसी देश हैं स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम। और दोस्तों, अब हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली वेस्टिल दिवस परेड में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल होने वाले हैं। भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था। जनवरी 2022 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अभी हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है। फ्रांस से भारत को राफेल का 36वां और आखिरी विमान अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? किसान संपर्क अभियान। तो जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के द्वारा किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अगस्त 2019 को इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है
और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। किस बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो कर्नाटक बैंक है उसने अभी हाल ही में शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। शेखर राव पहले बैंक के चीफ जनरल मैनेजर थे और अब वो अंतरिम सीईओ बन गए हैं। कर्नाटक बैंक की बात करें तो भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1924 में मंगलुरु में एक छोटी बैंकिंग फर्म के रूप में की गई थी। बाद में इसे 1955 में एक पूर्ण विकसित बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम कल के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फ्रांसिस्को वग्निया ने। विश्व डायबिटीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे शामिल किया है? शाहरुख खान को और एसएस राजामौली को। याद रखिएगा। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई में। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद करने का ऐलान किया है? जर्मनी ने। किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया गया है। आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? केएल राहुल। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय खेल डिस्कस करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का तीरंदाजी यानी आर्चरी, चाइना का है पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस, फ्रांस का फुटबॉल, भारत का फील्ड हॉकी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये ऑफिशियल नहीं है, कानूनी तौर पर नहीं है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन और न्यूजीलैंड का रग्बी है। तो ये है विश्व के विभिन्न देशों के खेल, तो इन्हें आप नोट करिएगा, कभी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद।